हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक तो बहुत सारे हमने बता दिया आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन पढ़ने वाले। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से डिस्क्राइब करके बताएंगे कि किसे आइटम कहते हैं, कैसे आइसोटोप्स होता है, किसको क्या कहेंगे। सारी डेफिनेशन हम लोग नंबर बाय नंबर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम आपको प्रॉपर्टीज भी बताएंगे कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन आया करती है एटम। तो एटम क्या होता है? एटम सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको हम लोग एटम बोला करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक आप कागज लीजिएगा, एक जैसे आप कागज लिए उसके आप टुकड़े करिएगा, जितने आप टुकड़े कर सकते हो, लेकिन एक लास्ट स्टेज ऐसी आएगी जब उसको आप मैन्युअली मतलब आप खुद उसको फाड़ नहीं पाएंगे, सबसे छोटा जो पार्ट होगा। लेकिन एटम वो तो आपको दिखाई देगा, लेकिन एटम एक ऐसा पार्ट होता है जिसको कोई भी मशीन से, किसी भी मशीन से आप देख ही नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि ये मेरे पास ये पार्टिकल हमें दिख रहा है। एटम का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और एटम कैसा पाया जाएगा? फ्री स्टेट में पाया जाता है। एटम किस स्टेट में पाया जाएगा? फ्री स्टेट में मिला करता है हमें, ठीक है। तो और दूसरी बात, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम के ऊपर कौन सा चार्ज? जीरो चार्ज होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें ये हाइड्रोजन, बिल्कुल हमने क्या बताया, एटम कैसे होते हैं? आवारा की तरह होते हैं, मतलब अकेले घूमते हैं। तो यहां आप हाइड्रोजन को देखिएगा तो हाइड्रोजन कैसा, बिल्कुल अकेला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। यहां पर आप क्लोरीन को देखेंगे, सिंगल है, तो इसको क्या बोलोगे? क्लोरीन एटम बोलेंगे। इस तरह से इसको देखेंगे, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन एटम बोलेंगे। यहां ऑक्सीजन एटम, ये नाइट्रोजन एटम, ये फास्फोरस एटम, ये सब क्या हो गए मेरे पास? एटम्स हो गए। लेकिन कैसे हैं? फ्री स्टेट में हैं, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिला करते, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट लिया करते हैं। क्या होता है? जो एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट लिया करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप एटम के बारे में समझ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं कि एटम आखिर बना वो कैसे था, किस तरह से ये बना हुआ है। वैसे इसकी थ्योरी तो बहुत सारी है, डॉल्सन्स थ्योरी है, ठीक है, हाइजेनबर्ग है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल है। तो इसके मॉडल्स के बारे में हमें नहीं बताना है, हमें छोटी छोटी डेफिनेशन डिस्कस करनी है। मॉडल्स के बारे में एक एक्सप्लेन में लेक्चर हम आगे बनाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहरहाल हम लोग देखते हैं एटम मेरे पास किस तरह से बना था। जैसे कि ये वाला एटम लिख लेते हैं। तो एटम आपने देखा होगा गोल होता है, गोलाकार, ठीक है, स्फेरिकल बना लिया, और इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो एटम खाली सिंगल एटम नाम से ही नहीं होता है, एटम काफी सारे इसके फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से इसके फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स मेनली, ठीक है। तो मेनली इसके पास कितने, 3 तरह के पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या बनता है? एक एटम बना करता है। तो यहां पर क्या हुआ? न्यूक्लियस है, इसके जो सराउंडिंग होता है क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। एक नहीं, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे हम लोग क्या बोला करते हैं? ये शेल बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये शेल होती है। शेल कई सारी हो सकती है, दूसरी भी सेल बना ली, यहाँ पर एक और आप बना सकते हो, जितनी आप चाहें उतनी सेल बना सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ 7 सेल्स हो सकती हैं, ठीक है ना, 7 सेल्स हो सकती है। ये मेरे पास रहा न्यूक्लियस, इनमें क्या हो गए? ये सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये मेरे पास क्या रहा? न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ये मेरे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? इसके अंदर न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे और साथ साथ में प्रोटॉन्स, ठीक है। क्या पाया जाएगा? न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। किसमें? इस न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? जिस सेल में, जिस गोले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है ना। बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोला करते हैं। दूसरी बात, ये तो हमने बता दिया, लेकिन इससे पहले अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा कहाँ होती है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन की मिलने की, तो एटम के अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या होगा? सबसे पहले हम लोग किससे टकराएंगे? ऑर्बिट से, ठीक है ना। ऑर्बिट के बाद में फिर हम लोग किस में जाते हैं? ऑर्बिट के बाद में भाई इसी को ही हम लोग क्या बोला करते हैं? सेल के बाद में क्या आया करते हैं? सब सेल के बाद में सब सेल आते हैं, ठीक है ना। भाई शेल को बोले तो KLMN इस तरह से हुआ करते, जैसे कि इसको हम लोग बोल दें KLM, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ सब सेल देखें, सब सेल कौन से होते हैं? सब सेल हुआ करते हैं SPDF, ठीक है ना। ये हो गए सब सेल। अब इसके बाद क्या आया करते हैं? ऑर्बिटल, ठीक है ना।
ऑर्बिटल, ठीक है। इसको कक्षा, इसको कक्षक, इसको उपकक्षा बोला जाता है। तो इसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्बिटल में क्या होता है, एस ऑर्बिटल एक डिब्बा होगा, पी ऑर्बिटल में 3 डिब्बे होंगे, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल बोल रहे भाई, डिब्बे नहीं है, ठीक। इसमें कितने 5 हो गए, इसी तरह एफ में कितने 7। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा, इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप समझिए, दिखता आपको इसमें इसी सेल, इसी ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ऑर्बिट के अंदर सबसेल होगा, ऑर्बिट के अंदर की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्बिट के अंदर सबसेल होंगे, सबसेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे, उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास एस ऑर्बिटल, यस में एक होता है, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल और ये हमारे पास टी ऑर्बिटल। इनके नाम भी हुआ करते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी तरह डी एक्स बाई, डी वाई जेड, और इसको डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस वाले को बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। तो ये सब ने आपको बता दिया कि ऑर्बिट के अंदर सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। वो भी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, डिफरेंट होगी। सेम डायरेक्शन क्यों नहीं रखते, सेम डायरेक्शन इसलिए नहीं रखते क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, आपको मालूम होगा, निगेटिव चार्ज। जब दोनों के ऊपर ही निगेटिव होगा तो निगेटिव और निगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने से क्या होगा, ये ऑर्बिटल क्या होगा, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए क्या होगा, इसकी डायरेक्शन कैसे रखते हैं हम लोग, डिफरेंट रखा करते हैं। तो तो एटम जो है किससे मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की रिलेटेड चीजें अभी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, बहरहाल यहीं पे बता देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मेरे पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन सा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुआ करता है, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन को P भी बोल सकते हैं और H पॉजिटिव भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। P भी बोलते हैं और H पॉजिटिव, इसका भी नाम क्या होगा, प्रोटॉन। तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुआ करता है। लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें तो जिसके ऊपर चार्ज होता है 0, ठीक है। तो ये भी आप जान गए होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या, अगर हम देखें इसका मास क्या होगा, इसका जो मास हुआ करता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है ना। 9.1 इंटू 10⁻31। अगर हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ग्राम में कितना हो जाएगा, 28, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम लोग वैल्यू देखें तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg इसका रहेगा, ठीक है ना। इसका भी कितना हो, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर इसको ग्राम में करोगे तो कितनी पावर हो जाएगी, 24 हो जाएगी। 1000 से क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, आपके पास ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीजें हम लोगों को क्या करना, याद रखनी है सब चीजें। और देखो दूसरी बात, तो एटम की बात चल रही, एटम में ही सबसे छोटा जो एटम होता है वो हाइड्रोजन होता है। सबसे छोटा एटम कौन सा होता है, हाइड्रोजन। और हमने बताया दुनिया के सभी जितने भी एटम होते वो किससे मिलकर बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो किससे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, बट न्यूट्रॉन से मिलकर नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बात, हाइड्रोजन का जो मास होता है, मास कितना, 1.008 यूनिफाइड, ठीक है, 1.008 यूनिफाइड, ठीक है, ये यूनिट होती है। ये इतना इसका क्या होगा, मास हुआ करता है। ये भी अब मेरे ख्याल से याद है। इसकी जो रेडियस होती है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो साइज होगा, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस भी कभी कभी पूछ लिया करता है। तो कितना होगा, 0.931 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.931 एंगस्ट्रॉम, ये भी ठीक है ना, 0.931 एंगस्ट्रॉम, ये भी आप याद रखेंगे। तो एटम की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसमें एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बनता है। एलिमेंट किससे कहेंगे, एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट, सल्फर, ये सब क्या है, अपने आप में एलिमेंट्स हैं। तो जब ये सिंगल अपने ही, मतलब हाइड्रोजन एक थोड़ी ना, कभी अगर हम लोग देखें एयर में हाइड्रोजन है तो क्या एक सिंगल हाइड्रोजन, अरे बहुत ढेर सारे होंगे, ठीक है ना। लेकिन एलिमेंटल फॉर्म क्या है इसकी, H, ठीक है ना। तो H भी मेरे पास क्या होगा, ये सब सारे मेरे पास जो भी लिखे हो सब एलिमेंट। कितने लगभग एलिमेंट है, 120 के समथिंग, ठीक है ना।
एलिमेंट मेरे पास कितने, लगभग 120 के आसपास मेरे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपको मालूम भी होंगे। तो बहरहाल यहाँ पर एलिमेंट की बात चल रही, तो एलिमेंट कैसे होते हैं, जो एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोला करते हैं। ठीक, इसकी तो बहरहाल इतनी ही डेफिनेशन है। इसके अलावा हम एलिमेंट्स की आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बताते हैं। तो एलिमेंट्स में अगर हम लोग देखते हैं, सिंबल की बात करते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐसे ही नाम लिख दिया भाई, हाइड्रोजन हो गया। इससे हम लोग क्या बना लिया, इससे सिंबल बना लिया, H आ गया। ठीक है ना। अगर हम लोग लिथियम की बात करते हैं तो हम लोग लिथियम लिख लिए। ठीक है, तो लिथियम का हम लोग Li बना दिया। ठीक, इसी तरह से बढ़ते गए आगे, ये आगे मेरे पास कार्बन बन गया। ठीक है, N आगे मेरे पास नाइट्रोजन लिख लिया, क्या हुआ, नाइट्रोजन। इसी तरह से अगर हम लोग और आगे बढ़ गए, आया मेरे पास कौन सा, ये नहीं, Na का नाम हम लोग क्या बोलते हो, सोडियम, Na का नाम सोडियम। लेकिन अगर हम लोग इतने देखें, हाइड्रोजन का नाम S से है, लिथियम का नाम Li से है, कार्बन का नाम C से है, ठीक है, नाइट्रोजन का नाम N से है, लेकिन सोडियम का नाम Na आ गया। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके बारे में ऐसा होता है, ये मेरे पास इंग्लिश नेम है। जो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है वो 3 तरह के नामों से मिलकर बने हैं। वैसे तो बहुत तरह की चीजें हैं, किसी साइंटिस्ट बेस पर भी बनाए गए हैं, जैसे कि मेंडलेनियम, मेंडलीफ के नाम पर भी एक एलिमेंट बनाया गया 101, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, 101। और कौन सा, नायोबियम, Nb, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, जो अल्फ्रेड नोबेल है, जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, तो उसी का ही ये एलिमेंट नाम पर बनाया गया। जैसे कि पीओ, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम, पीओ को क्या बोलते हैं हम लोग, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, पोलोनियम। ये कहां से बना है, ये पोलैंड से। इस शहर का नाम क्या था भाई, इस कंट्री का नाम क्या था, पोलैंड। तो पोलैंड से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से काफी सारे बहुत से प्लैनेट होते हैं, बहुत से प्लैनेट्स हैं, तो उनके नाम पर भी एलिमेंट बनाए गए। बहरहाल जो इसके नेमिंग है वो 3 तरह की मेनली कौन कौन से, इंग्लिश नेम होंगे, लैटिन नेम होंगे और ग्रीक नेम होंगे। ठीक है ना, कौन कौन से, इंग्लिश, लैटिन नेम होंगे और ग्रीक नेम होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो इंग्लिश नेम की है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसी गड़बड़ी इसमें क्यों हुई, नाम कैसे कैसे चेंज हो गए। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें, सोडियम से पहले मेरे पास क्या है, सल्फर। ठीक है ना, ये मेरे पास रहा सल्फर। सल्फर को हम लोग S से इंडिकेट कर दिए, लेकिन सल्फर को S हो गया, लेकिन अगर सोडियम आ गया, ये को हम लोग क्या लिखे थे, सोडियम लिख दिए थे। लेकिन अगर इसको भी अगर हम लोग S दे देते तो दोनों में फिर हम लोग कैसे फर्क नहीं कर पाते, दोनों को हम लोग चेक नहीं कर पाते। जैसे कि अगर एक ही क्लास में हम सपोज नाम है किसी का अमित, और एक ही क्लास में 4 लोग बैठे हुए अमित, 4 अमित बैठे हुए, तो अब कोई आया भाई बुलाने के लिए, गेट पे आया भाई, टीचर से बोला कि अमित को भेज दो, तो अब क्या करो, अमित कहाँ कितने जाएंगे, 4 चले जाएं, कोई पता ही नहीं, तो क्या करो, उनको अलग अलग इंडिकेट करने के लिए आपने क्या किया, उसको ग्रीक से लैटिन में या इंग्लिश में नाम उसके कन्वर्ट कर दिए। आ तो रहा था ऐसी, लेकिन सोडियम इंग्लिश नेम है, सॉरी जो इसका सल्फर है वो सल्फर कैसा है, इंग्लिश नेम है, लेकिन जो ये इसका जो S दे रहे हैं, अगर S देते तो ये सेम हो जाता है, लेकिन जो Na दिया तो ये लैटिन वाले में क्या, लैटिन नेम में इसका क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। तो भैया उसकी वाली डिक्शनरी में देखा सोडियम को उसमें अगर Na आपको देखना है, Na तो हम लोग किससे रखें, लैटिन नेम में, सोडियम को लैटिन नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, नेबियम, क्या बोलेंगे, नैलियम। ठीक है ना, नैलियम। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग देखें फास्फोरस, P को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरस। ठीक है ना, P को हम लोग क्या बोलेंगे, फास्फोरस। लेकिन इसके बाद में हम लोग देखें के इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम। ठीक है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम। इसका भी P है, लेकिन यहां पर K, यहां पर P, तो इसका भी P होता है, लेकिन सेम हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, लैटिन नेम इसको क्या बोला करते हैं, कैलियम। लैटिन नेम इसको क्या बोलते हैं, कैलियम बोला करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, लैटिन नेम इसको नैलियम बोलते हैं और इसको वो क्या बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कॉपर को हम लोग क्या लिखते हैं, CO, ये कॉपर। और ये रहा मेरे पास कोबाल्ट, ये क्या मेरे पास, कोबाल्ट हो गया। इसको भी CO, इसका भी CO आना चाहिए था फिर, लेकिन नहीं, इसको हम लोग लैटिन नेम में क्या बोलते हैं, क्यूप्रम। क्या बोला करते हैं, क्यूप्रम बोलते हैं। और देखिएगा ये मेरे पास I को साइन क्या बोलते हैं, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। लेकिन एक और आयोडीन हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग देखें
आयरन को भी आई से लिख देते, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसको सेम हो जाते हैं, सेम को हमने डिफरेंट करने के लिए इसको क्या क्यूप्रम, लेकिन आयरन को हम लोग लैटिन नेम में हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिन नेम में क्या नाम इसका? फेरम। क्या नाम होता है इसका? फेरम हुआ करता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो किस किस तरह से इसके नाम इंडिकेट किए गए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं इसकी मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टू और मोर एलिमेंट्स बोल दो या एटम कंबाइंड फॉर्म में जो मिल जाते हैं, जैसे कि H और प्लस H क्या है? ये एटम है, दोनों को हम लोग मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? H2। और जो मेरे पास बना हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से समझ गए हो, दो हो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में क्या होंगे? कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाया करते हैं। तो ये अच्छे से समझ गए। अब मॉलिक्यूल्स की हम लोग जैसे बहुत सारे हो सकते हैं भाई, N ले लो प्लस N क्या बन गया? N2 बन गया। H ले लो, Cl ले लो, क्या बन गया? HCl। तो सब क्या है? मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। ठीक है ना? सब मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जो जीरो ग्रुप होता है, जीरो ग्रुप, हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टान, जीनान, रेडान, ये कैसे हैं? ये फ्री मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना? इन्हें मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं। इन सबको हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टान, जीनान, रेडान सबको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोला करते हैं। ठीक, इसको अभी आप अच्छे से याद रखेंगे। ये ग्रुप एक अलग ही तरह की, क्योंकि आपको कभी भी He2 नहीं मिलेगा, He2 नहीं मिलेगा, Ne2 कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह से जितने भी मेटल्स हैं वो भी अपने आप में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ही हुआ करते हैं। ठीक, तो अब जरा हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूल्स के टाइप क्या, नेचर में कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स देता है? तो मॉलिक्यूल्स हमें कितने टाइप के मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स हमें दो टाइप के मिलते हैं। कौन से? एक सम एटॉमिक, कौन से? एक सम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? सम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मेरे पास कई टाइप के होंगे। सम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, सम एटॉमिक का मतलब ये बताते हैं, सम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के? दो टाइप के। मोनो एटॉमिक मिलेगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलेगा। दूसरा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तीसरा मिलेगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? अच्छे से समझिएगा भाई, ट्राई एटॉमिक। और फिर एक होता है लास्ट पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है? हेट्रो एटॉमिक में वो सिंगल ही रहेगा। तो बहरहाल हेट्रो एटॉमिक की हम लोग बातें बाद में कर लेंगे। ठीक, अच्छा, सम एटॉमिक का मतलब जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स आपस में मिलकर के जो कंबाइंड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसे हम लोग सम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर सम एटॉमिक के एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग लिख दिया H2, N2, O2, ये सब कैसे हो गए? सम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एक ही सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। और यहाँ पर देखो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बनता है मॉलिक्यूल्स, उसको बोलेंगे। अब यहाँ पर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स भी है और होमो, अभी जस्ट हमने आपको बताया था जीरो ग्रुप के बारे में। तो क्या होंगे? हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टान, जीनान, रेडान। ठीक, और जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स, जैसे सोडियम मेटल से लिख दें, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, कई सारे जो भी जितने भी मेटल्स हैं सारे मेटल्स कैसे होंगे? ये सब मोनो एटॉमिक। अब डायएटॉमिक की बात आ गई। डायएटॉमिक मतलब जो जिसमें क्या होंगे? सेम टाइप के दो एलिमेंट मिले हों, सेम टाइप के दो एलिमेंट आपस में क्या होंगे? कंबाइन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायएटॉमिक। जैसे कि H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2। मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। ट्राई एटॉमिक जो मतलब तीन एटम, सेम टाइप के तीन एटम मिलते हो, तो सेम टाइप के तीन एटम कौन कौन से? जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा O3, इसको क्या बोलेंगे? ओजोन बोलते हैं। इसी तरह पॉलीएटॉमिक कौन कौन से? S8P4। सल्फर का क्या होता है फार्मूला? सल्फर का मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होगा? S8 होगा, फास्फोरस का P4 होगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो कितने कितने टाइप्स के हो गए। अब हेट्रोएटॉमिक मतलब जो दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स में, जैसे HCl, HBr, HI, ठीक है ना, और H2O, NH3, ये सब क्या हो गए? सब हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक, दो देखो अलग अलग है, यहाँ पर देखो सब सेम टाइप के हैं, सब सेम टाइप के। ये देखो मोनो
मतलब ये मॉलिक्यूल्स के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे ये। तो मॉलिक्यूल्स की भी डेफिनेशन हमने पूरी कर दी। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड और मॉलिक्यूल लगभग एक जैसी चीजें होती हैं। तो कंपाउंड क्या होता है? 2 or more element which combine will form compound। जैसे कि मेरे पास कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, जैसे कि मॉलिक्यूल्स बताया सेम वही है, H प्लस H मिला दिया, क्या बना? H2। ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर HCl लिया, NaOH लिया, सॉरी ये तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, जैसे कि Cl प्लस Cl ले लिया, तो क्या बन गया? Cl2 बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोला करते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर जो कंपाउंड ऐसा नहीं, इतना छोटा सा मैंने बता दिया, जो आपको मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। कंपाउंड जैसे कि कंपाउंड मिक्स हो जाता है, जैसे C2H5OH, ये क्या होगा? एक कंपाउंड होगा। CH3CHO क्या होगा? एक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोल देंगे। जैसे मेरे पास ये क्या है? बेंजीन, एक कंपाउंड हो गया। टॉलुइन एक कंपाउंड हो गया। तो ये सब कंपाउंड हुआ करते हैं, ठीक है। अब तो समझ गए, कंपाउंड हो गया ये। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर को देख लेते हैं। तो मिक्सचर मेरे पास 2 टाइप के होंगे, एक होगा हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप के मिक्सचर होंगे हमारे पास, हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। होमोजीनियस जो मिक्सचर होगा उसके जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पर क्या भर लिया हमने? ये वाटर है, ये वाटर रख दिया। वाटर के अंदर अगर हम लोग क्या डाल देते हैं? NaCl डाल देते हैं, ठीक है ना। वाटर के अंदर NaCl, ये वाटर मेरे पास क्या होगा? सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये मेरे पास क्या है? सोल्यूट। जब दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो ये जो बनने वाली जो चीज होगी यहाँ पर मिक्स हो गया होगा भाई। 100% क्या होगा? जब हम लोग घोल देंगे नमक को, क्या पानी के अंदर नमक घुलने के बाद आप क्या पहचान पाओगे नमक कहाँ गया? आप क्या देख पाओगे? नमक को अलग कर पाओगे? पानी में देखोगे क्या आपको नमक अलग अलग दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब जो नमक है, NaCl है, NaCl को जो हमने मिलाया है, तो उसमें क्या होगा? जिस सॉल्ट को हमने मिलाया है तो उसकी जो मिलने की जो कंसंट्रेशन है वो हर जगह सेम है। ऊपर भी टेस्ट उतना ही होगा, नीचे भी टेस्ट उतना ही होगा। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, ऊपर का आपने एक ड्रॉप लिया, एक ड्रॉप यहाँ से निकाल लिया, एक ड्रॉप यहाँ से निकाला, तो ये वाला ज़्यादा नमकीन होगा, ये वाला ज़्यादा नमकीन हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। सबकी कंसंट्रेशन कैसी होगी? सेम होगी पूरे मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि रुआबजे की बोतल होती, उसके अंदर क्या है? शक्कर भी मौजूद है, उसके अंदर शक्कर। क्या आप शक्कर को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन हेट्रोजीनियस की अगर हम लोग बात करते हैं, हेट्रोजीनियस मतलब एक किसी भी रेशियो में हम लोग मिला लेते हैं। जैसे कि आप पानी के अंदर क्या कर दो, ये मेरे पास पानी रहा, पानी के अंदर क्या डाल दो? सैंड डाल दो, मतलब मिट्टी डाल दो। मिट्टी डालोगे आपको कैसा? हेट्रोजीनियस। पानी के अंदर क्या डाल दो? पानी के अंदर ऑयल डाल दो, आपको बिल्कुल अलग अलग इसका रेशियो दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन इससे कई सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर से बना करते हैं, जैसे एलॉय, जो मिश्र धातुएं होती हैं, एलॉय वगैरह होते हैं, वो सब किससे बनते हैं? मिक्सचर से ही बना करते हैं, ठीक है। वो कैसा होगा? वो हेट्रोजीनियस होता है। ये भी आप याद रखें, होमो नहीं होगा, हेट्रो होता है, ठीक। कुछ जगह पर होमो भी लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से ये भी बात हमने क्लियर कर दी। अब आपका आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक। जल्दी चीज़ों को डिस्कस कर देते हैं। अब मेरे पास आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना, और मेरे पास रहा ये न्यूट्रॉन, ठीक। अब जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम लोग कैसे हुई है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से की गई भाई? एक क्या होगी? एक ग्लास ट्यूब ली गई थी, उसमें क्या हुआ? उसके अंदर एक बहुत हाई वोल्टेज का प्रेशर क्रिएट किया गया था, जिससे कि कुछ रेज निकली थी, जिससे हम लोग क्या बोला करते हैं? जिससे हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज, ठीक है ना, कैथोड रेज। तो इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की कैसे हुई है? कैथोड रेज से हुई है। और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है? एनोड रेज से हुई है, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी एनोड रेज से हुई। और इसकी जो डिस्कवरी हुई है कैसे हुई है? लिथियम हो गया, बेरिलियम होगा, तो इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करके, लिथियम और बेरिलियम की क्या होगा? बम्बार्डमेंट करके अल्फा एटम की क्या करते हैं? बम्बार्डमेंट करते हैं, बमबारी करते हैं, जिससे कि हम लोगों को क्या मिल जाता था? न्यूट्रॉन। जैसे अभी हम दिखा भी देते हैं आपको। जैसे सपोज अगर हमने लिखा है यहाँ पर, इसे लिख लेते हैं 4Be9, ठीक है ना, 4Be9, 6C
4Be9 2He4, ठीक है ना। अब इक्वेशन लिख लेते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा 6C12 प्लस 0N1, 0N1 बना। तो ये जो मेरे पास न्यूट्रॉन्स आया, देखो इसके पास ये 0N1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोला करते हैं। ये आप इक्वेशन भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। बेरिलियम पर किसकी, हीलियम की, या हीलियम की बेरिलियम के आपस में क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे कि क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स बना करता है। 0N1 आप याद रखेंगे इसे बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो इस भी कैसे हम लोग इसके आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं, एटम के अंदर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस में पाए जाएंगे, एटम्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी एलिमेंट्स में हम लोग क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो अगर हम लोगों ने कोई एक एटम लिया, जैसे कार्बन का जो 6 लिखा हुआ, ये जो मेरे पास 6 लिखा, ये क्या मेरे पास एटॉमिक नंबर है, और इसके ऊपर जो 12 लिखा है, ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है, और ये कार्बन क्या है, एलिमेंट है, ठीक है ना। बात समझ। इसका हम लोग नोटेशन बना दें, नोटेशन, तो ये मेरे पास क्या है, इसको हम लोगों ने क्या बोला अभी, एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, और इसको एटॉमिक मास बोल दिया, ठीक है ना, इसको एटॉमिक मास। तो इसका नोटेशन अगर हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग x लिया, ठीक है ना, इसको z, और ये एटॉमिक मास को ये, इस तरह से इसका हम लोग नोटेशन किया करते हैं। तो z क्या होगा, एटॉमिक नंबर, c को x मान लिया है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये मेरे पास क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या होगा, मास होगा, ये मेरे पास एटॉमिक नंबर होगा, ठीक। तो ये 3 चीजें हुआ करती हैं, तो तीनों चीजें हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक। तो अब दूसरी बात, एक और चीज आप याद रखेंगे इसमें, कि जो एटॉमिक नंबर होता है, ये जो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन भी आया करती है, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोला करते हैं, परमाणु क्रमांक, ठीक। इसको भी आप याद रखें, एटॉमिक नंबर, क्रमांक मीन्स क्या होता है, सीरियल, और नंबर बोल दिया इसको, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन भी आया करती। तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या बोलेंगे, किसी भी एलिमेंट्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट किया करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो हम लोग याद नंबर बाय नंबर सीरियल से स्टार्ट करते हैं, तो इसे आप नोट भी करते हैं भाई, नोट करोगे तभी चीज़ें आपको समझ आएगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, अगर मेरे पास कोई एटम न्यूट्रल है, तो उसके लिए z = p = E हुआ करता है, ठीक है ना। मतलब z का मतलब एटॉमिक नंबर, p का मतलब प्रोटॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से बात समझ गए। z = p = E हुआ करता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से, हम लोग रिलेट कर देते हैं 6C12, मतलब किसी भी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव होता है, तभी तो एलिमेंट भाई न्यूट्रल है। सपोज मेरे पास एक A है, ए एटम मान लिया, कोई ए एटम है, ध्यान से देखना, इसके पास कितने 4 पॉजिटिव चार्ज बना लिए, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव है ये क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 4, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर कर आगे सब खत्म। तो कैसा बचा, ये न्यूट्रल बच गया, ठीक। अब देखो दूसरी कहानी, यही 4 प्लस मेरे पास फिर से, मतलब क्या है, प्रोटॉन, और 4 माइनस फिर से। अब तुमसे कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया, ठीक, एक पॉजिटिव निकल गया, तो पॉजिटिव जब निकलता है, देख लो, पॉजिटिव मैंने निकाल दिया, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक मिनट, कभी भी, और दूसरी चीज सुनो, गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं। ये रहा मेरे पास एटम, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। बीच में मेरे पास क्या मिलेगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसको मिला करके एक नाम और देते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, सही से लिख लो इसको, न्यूक्लियॉन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोला करते हैं। दूसरी बात, कभी भी एटम से प्रोटॉन्स नहीं निकलते, एटम से प्रोटॉन्स नहीं निकलते, आना और जाना किसका होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं,
ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो निकलते हैं, ये हमने नेगेटिव वाले क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव वाले क्या है, प्रोटॉन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो निकालने के बाद देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब एक प्लस आपके पास बच गया, आया नहीं प्लस बचा हुआ, तो इसका मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या होता, पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फिर से क्या करो 4 प्लस बनाए, फिर से 4 माइनस, अब हमसे कहा एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या करा, गेन कर लिया, ग्रहण कर लिया, एक लिया है तो कितने हो गए, अब 5 हो गए। जब आपने एक लिया, अब देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के आने पर निगेटिव, इलेक्ट्रॉन के जाने पर पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी न्यूट्रल एटम होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होंगे, बराबर हुआ करते हैं। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें, ये रहा मेरे पास कार्बन, ये कार्बन है, तो कार्बन का अगर हम लोग जेड देखें, भाई जेड क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब हमें ये 6 मालूम हुआ तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन भी 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया। इसी तरह से नाइट्रोजन की बात करें तो Z कितना होगा 6, P कितने होंगे 6, E कितने होंगे 6, ठीक है। अगर हम लोग कहें सोडियम के, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, 11 है, रख दो फटाफट। भाई प्रोटॉन में कितने 11 और इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 11, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 7 होगा इसका, ठीक है, इसको सही कर लो 7, ठीक। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे ये भी। अब देखिए थोड़े से डिफरेंट चीज़ें हम लोग बताने स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलते हैं। जैसे कि अगर हमने कर दिया यहाँ पर Na+ बोल दिया, Na+, यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। भाई इसका Z कितना था 11, P कितना होगा 11, क्योंकि हमने आपको जस्ट बताया कभी भी प्रोटॉन्स नहीं निकलते, निकलते कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। अभी कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे इससे पहले, जब मेरे पास पॉजिटिव नहीं था, ये कैसा था, न्यूट्रल था, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 11 थे। लेकिन पॉजिटिव का मतलब, एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या हुआ, निकल गया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 10। तो आप समझ गए होंगे 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन अगर हमने दे दिए, गेन करे, सपोज इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन जब लिए हैं इससे पहले, अब वो लिए उसको छोड़ दो, आप ये देखो इससे पहले जो आपने लिखा था वो क्या था, इसका एटॉमिक नंबर क्या था 7, तो प्रोटॉन कितने होंगे 7, क्योंकि प्रोटॉन में कुछ जुड़ता घटता कुछ भी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इससे पहले अगर आप देखो तो कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे 7 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने आए हैं 3, तो 7 पहले थे और कितने आ गए, अब कितने 3 आ गए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए 10। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ गए। और देखिएगा Mg++, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख रहे हैं, अभी न्यूट्रॉन भी डिस्कस कर लेंगे एक ही बार में। तो Mg पे क्या है, डबल पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका Z कितना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए 12, ठीक है। Z कितना है 12, तो P भी कितना होगा 12। ये हमेशा दोनों चीजें बराबर, क्योंकि इसी का मतलब तो होता है एटॉमिक नंबर, इसी का मतलब तो नहीं एटॉमिक नंबर। अब क्या हुआ E, भाई 12 पहले थे, ठीक, 12 पहले थे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आप समझ जाओ 12 प्लस थे 12 माइनस थे, लेकिन क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हुआ, क्या होगा 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 निकल गए, देखिएगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कैसे, अब न्यूट्रॉन वगैरह सबको डिस्कस कर लेंगे उसी में ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपके सामने आज डिस्कस की है, ठीक है। तो एक जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने Fe++, Fe++ में हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक। और Z तो आपको पहले से पता होता है, इसका 26 होगा, P कितना है 26, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ, पहले मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 26, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए निकल गए, तो बचे कितने रह गए 24। अब हम लोग बात करें न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं मास माइनस प्रोटॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स N = मास क्या होगा A, प्रोटॉन P, इस तरह से हम लोग क्या करो निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम लोग देखें कार्बन भी अभी C अभी हम लोग पढ़ चुके, तो अब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तीनों चीजें, तो इसका Z कितना होता है 6, P कितना होगा 6, E कितना होगा 6,
ठीक, आप किसकी बात कर रही, किसकी, न्यूट्रॉन्स रह गया। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, इसका कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, तो इसका मास में क्या कर दो, मास में क्या कर दो, ये देखो ए को हम लोग क्या बोलते हैं मास, अभी जस्ट तो नोटेशन बता चुके, तो मास इसका 12 है। अच्छा पी कितने मेरे पास 6, 12 माइनस 6 कर दो, 12 माइनस 6 तो कितने आ गए न्यूट्रॉन 6 हो गए, तो न्यूट्रॉन भी मेरे पास 6 आ गया। इसी तरह सोडियम 11 23, ठीक है 11 Na23, तो Z कितना है 11, P कितना 11, E कितना 11, 23 में से 11 क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ गए मेरे पास, कितने आ गए 12। ठीक, तो ये भी कहानी पूरी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब आइसोटोप्स आइसोबार्स ये और जल्दी जल्दी से हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि जिससे कि लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, बात के लिए नहीं रखेंगे, आज पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर फ्रॉम द एटॉमिक मास, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे आइसोटोप्स बोला करते हैं। सेम एटॉमिक नंबर जैसे कि 1H1 1H2 और 1H3, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1H1 1D2 1T3, ठीक, तो इसका नाम होता है प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेनियम। क्या नाम है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेनियम। यहां पर अगर आप देखो इसका Z कितना है 1, Z कितना है 1, Z कितना है 1, लेकिन अगर मास को देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे। और देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें 6C12 6C14, थर्ड एग्जाम्पल देखें 8O16 8O17, यहाँ मास देखिए एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ Z देखो कितना है 8, यहाँ Z देखो कितना है 8, तो ये क्या Z का मतलब एटॉमिक नंबर। यहाँ देखिए मास डिफरेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ये जो C14 है इसको हम लोग रेडियो एक्टिव बोलते हैं, रेडियो एक्टिव, ठीक है। जैसे पुरानी जो जैसे पेड़ होते हैं बहुत पुराने होते हैं, तो उसकी एज वगैरह पता करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह बनी होती हैं हजारों साल पुरानी, कभी पेपर में पढ़ते हो 2000 साल पुरानी, तो कैसे कोई था थोड़ी ना उस टाइम पे, भाई हम लोग थोड़ी ना थे, कितनी उम्र होगी किसी की 100 साल 200 साल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये क्या करता है उसकी एज पता कर देता है C14, ठीक है, इसको आप याद रखो। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए आइसोटोप्स हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफर फ्रॉम द एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आइसोबार्स। एग्जाम्पल जरूर आप कॉपी जरूर करते रहे, ठीक है ना। आइसोबार्स का मतलब होता है आइसोबार्स मतलब सेम, क्या बोलेंगे, सेम एटॉमिक मास बट डिफर फ्रॉम द एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेम क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए बट डिफरेंस कहाँ होना चाहिए, उसके एटॉमिक नंबर में, या प्रोटॉन के नंबर में उसका डिफरेंस आ जाए। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं 18 AR 40 19 K 40 20 CA 40। आप देखिएगा मास सभी का कैसा है, सेम है, ठीक है ना, मास सभी का कैसा सेम है। जैसे यहाँ 6C14 7N14, आप देखिएगा मास कैसा सेम, ये देखिएगा Z अलग है, Z19 है, Z20, Z6 है, Z7 है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। आइसोटोन्स का मतलब होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर जिसमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं 1H3 2He4, अगर लोग देखें 3 है, इसका मास कितना है 3, एटॉमिक नंबर 1, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दो मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट, तो n कितना आएगा 2, अभी जस्ट निकालना सिखा चुके, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, n कितना है 2, तो आप मेरे ख्याल से ये भी जान गए होंगे। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोला करते हैं। फिर देखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है, क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। तो क्या नाम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या लिखेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। जैसे कि मेरे पास लिखा F नेगेटिव Na प्लस Mg डबल प्लस Na प्लस O डबल माइनस, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं,
इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 9, 9 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, ठीक है ना। यहाँ देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 11 में से पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10। यहाँ पर देखो Mg में, Mg का एटॉमिक नंबर 12, 12 में से क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए निकल गए तो यहाँ पर कितने बचे 10। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, ठीक है ना 13, जब 13 होता 13 में से कितने 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे 10। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, जब 2 लिए तो कितना हो गया 10। इसी तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि H2O CH3 प्लस NH3, H2O CH3 प्लस NH3 और एक ले लो Na प्लस, और चलो अच्छा इसको ले लेते हैं CH3 माइनस। इसमें ये बताना आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, देखिए बहुत अच्छे से समझना, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 8 हैं, हाइड्रोजन में कितने 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन में 2, तो टोटल हो गए कितने 10। यहाँ पर देखो कार्बन में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितने 3, 6 और 3 कितने हो गए 9, ठीक है ना, सॉरी गड़बड़ हो गया, कार्बन में कितने होते हैं 6 होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में कितने 1, तो 6 और 3 कितने हो गए 9, लेकिन एक पॉजिटिव भी लगा हुआ भाई, एक पॉजिटिव, जहाँ पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचे कितने रह गए इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच गए हैं 8। यहाँ देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 7, हाइड्रोजन में कितने, एक हाइड्रोजन में 1, 3 हाइड्रोजन में 3, तो कितने हो गए 7 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए कार्बन में कितने होंगे 6, हाइड्रोजन में कितने 3, 6 और 3 9, लेकिन एक निगेटिव, निगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इसमें से बताने थे कौन कौन से सेम है, तो सेम कौन सा आया H2O सेम है, NH3 सेम है और CH3 माइनस सेम है। इनके ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट CH3 पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई, तो लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में आपको डिस्कस करते हैं।